ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कई मुकामात पर छापेमारी की है। आईटीओ में वाक़ दफ्तर समेत तकरीबन 10 से 12 मुकामात पर एजेंसी ने छापे मारे हैं। एजेंसी की टीमें छानबीन में मसरूफ है। ख्याल रहे कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने पूछताछ की थी। और कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हेराल्ड हाउस पर ईडी के छापे की मजम्मत की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि छापा कांग्रेस पर लगातार हो रहे हमले का हिस्सा है। उन्होंने मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर इंतकामी सियासत की मजम्मत करता हूं, हमें चुप नहीं कराया जा सकता। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत से जल्द समाअत की दरख्वास्त की है, जिस पर सीजेआई एनवी रमना ने इस मामले में खुसूसी बेंच तश्कील देने की बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि एक जज की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा आप इंतजार कीजिए। सीजेआई का कहना है कि जज के सेहतयाब होने पर मामला समाअत के लिए लिस्ट किया जाएगा। ख्याल रहे कि कर्नाटक हिजाब मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालत ने हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी भी जाहिर की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर मुस्लिम तालिबात की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब मजहब का लाजमी हिस्सा नहीं। तालिबात स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। मैंगलोर फाजिल कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इस केस में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों फाजिल पर नामालूम अफराद ने हमला किया था। इसके नतीजे में उनकी मौत हो गई थी। राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर बहस होना है। वज़ीर मालियात ऐवान में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगी। ज़राए के मुताबिक महंगाई के मुद्दे पर बहस मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन पार्टियां अग्निपथ स्कीम पर भी बहस का मुतालबा करने का इरादा रखती है। इससे पहले लोकसभा में कल महंगाई पर बहस हुई, जिस पर अपोजिशन पार्टियों की तशवीशात का वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया और कहा कि दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क में महंगाई बेलगाम नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को कसाद बाजारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मईशत की बुनियाद मजबूत है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल ने कनॉट प्लेस में लोगों में तिरंगा तकसीम किया। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा। इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर भी लगाया गया है गांधी स्मृति गांधी दर्शन की तरफ से। इसके तहत किस तरीके से हर घर तिरंगा पहुंचाया जाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल साहब। सर, हर घर तिरंगा, आप भी यहाँ पर आए हैं, तिरंगा भी आपके हाथ में है, किस तरीके से घर घर तक ये तिरंगा पहुंचाया जाएगा? गांधी दर्शन गांधी स्मृति की ओर से हम विभिन्न पार्कों में जाकर आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पर तिरंगों का वितरण कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा का मतलब है हर घर स्फूर्ति, हर घर जोश, हर घर स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों को याद किया जाए और हर घर इस बात का कर्तव्य बोध हो कि हमें और देश और समाज के लिए कुछ करना है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देश में ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें स्वाभिमान है, जिसके अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए कर्तव्य है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भी आपको भी देश और समाज के लिए काम करना है। तो ये तिरंगा हमको उत्साह और प्रेरित करता है। बिल्कुल सर, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारी शान है, लेकिन जिस तरीके से हर घर तिरंगा जो अमृत महोत्सव के तहत चलाया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष भी कई तरीके की बातें कर रहा है। विपक्ष को क्या समस्या है मुझे नहीं समझ आता। हम तो वर्षों से तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। इस बार में और बाकी पहल के अंदर अंतर सिर्फ इतना है कि ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर घर अपने आप को स्वाभिमानी और देशभक्तिपूर्ण महसूस करे। तो तिरंगा, आप जानते हैं, जब तिरंगा को हम देखते हैं तो एक उत्साह सा जागता है।
तो विपक्षियों के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। मुझे लगता है उनके घरों पे भी तिरंगे लगेंगे जाकर, उन्होंने भी इस तिरंगों के अंदर सरकारें चलाई हैं, तो अब वो इस तिरंगे को कैसे अपमानित कर सकते हैं इस बात के लिए कि भाई तिरंगा हम नहीं लहराएंगे। ये तिरंगा हमको उन सब वीरों की याद दिलाता है, महापुरुषों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, फांसी के फंदे में छूट गए, या आंदोलन में रहे या जेलों के अंदर गए। सर एक चीज और है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर जिस तरीके से सरकार भी कई कदम उठा रही है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी तिरंगे हैं वो सब कपड़े के बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि प्लास्टिक का तिरंगा अगर हम दे तो थोड़ी देर इस्तेमाल के बाद वो फेंक दिया जाता है, एक तरीके से अपमान ना हो। तो क्या ये मोटिव भी है, ये संदेश भी देना चाहते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ही है नो सिंगल प्लास्टिक यूज, तो जाहिर तौर के ऊपर बात है, फिर भी क्योंकि छूटेगा तो कई बार लोग गलती से ले लेंगे उसको, कई बार कुछ और साधन ना उपलब्ध कराने के अंदर प्रयोग करेंगे, पर हमारी कोशिश ये है हम कपड़े का ही तिरंगा लें। कम से कम सरकार ने अब इतनी छूट जरूर दी है कि वो खादी का ना हो तो भी चलेगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, इसी के तहत आज उन्होंने लोगों को तिरंगे वितरित किए हैं और इसी तरीके के कार्यक्रम अभी भी आगे और चलाए जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नरोडा, देवदार, सोमनाथ, छोटा उदयपुर, राजकोट देही, राजकोट जुनूबी समेत दीगर असेंबली हलकों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सरगर्म है। ख़वातीन को माशी एतबार से खुदकफील और हुनरमंद बनाने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सिलाई सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। सुमैया कॉलोनी में कामयाब तजुर्बे के बाद इसी नौइयत का एक सिलाई सेंटर हज़रत खतीजा के नाम से कदीम शहर के किला रोड पर कायम किया गया। सिलाई सेंटर के इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से औरंगाबाद से मुआविन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र मौलाना इलियास खान फलाही को मदऊ किया गया। मौलाना ने रिबन काट कर बाज़ाब्ता इस सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया। अमीर मकामी रियाजुल हसन आमिर ने सिलाई सेंटर के क़याम के मकासद को उजागर करते हुए कहा कि मुस्लिम ख़वातीन अपने घरों की मसरूफियात के साथ साथ सिलाई कढ़ाई जैसे काम सीखने में बेहद दिलचस्पी रखती हैं। उनकी इसी दिलचस्पी को देखते हुए उनके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के सिलाई सेंटर्स शुरू किए जा रहे हैं। ख़वातीन यहाँ पहुँच कर बड़ी तादाद में इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं। हम ये चाहता है कि उसका मानने वाला हर शख्स प्रोडक्टिव बने, हर शख्स नाफे बने, बेनिफिशिएंट बने, देने वाला बने और उसके वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो, है ना। यानी जिसको हम कहते हैं कि हमारी बहनें हैं वो जितने हुनर सीख सकती हैं वो उतने हुनर सीखें। ये यहाँ तो एक सिलाई सेंटर के एक बहुत बड़ा काम है ये भी, क्योंकि ख़वातीन के मैदान से इसका ताल्लुक़ है। और भी बहुत से प्रोफेशंस हो सकते हैं या बहुत सी स्किल्स हो सकती हैं। तो आज के ज़माने में ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हमारी नौजवान नस्लें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे वो मर्द और ख़वातीन हजरात कि जो अगरचे कि उनकी उम्र हो चुकी है उसके बावजूद भी वो सीखें, क्योंकि सीखने का जो अमल है वो शरीयत को बहुत पसंद है। हमारा बुनियादी मकसद इससे ये है कि हम इससे ख़वातीन को हुनरमंद बनाना चाहते हैं, जिससे हस्बे ज़रूरत वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं अपनी आगे की ज़िंदगी में। बहरहाल इस हवाले से हमारे टच में जो ख़वातीन आती हैं उनके हफ्तेवार इज्तिमात वगैरह में भी उनको मदऊ करते हैं और इससे एक इस्लामी और दीनी मिजाज भी हमारे ख़वातीन में पैदा करने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी ये इफ्तिताह उसी गर्ज से यहाँ पर हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे ब्रदर साजिद, खिदमत खल्क़, उनकी टीम और हल्का ख़वातीन को कि यहाँ पर जो सलम एरिया है और गरीब बच्चियाँ हैं जो भारी भारी फ़ीस देकर नहीं दे सकती और सिलाई नहीं सीख सकती, उनके लिए हमने बहुत मामूली फ़ीस पर यहाँ पर बच्चियों को सिलाई सिखाने का अज़्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही हमारे पास 3 बैचेस तक के बच्चियाँ फुल हो गए। अभी और बच्चियाँ आ रहे हैं जिनको हमने 3 महीने के बाद की डेट दी है। साबिक़ा यूपीए हुकूमत में बदउनवानी के खिलाफ ज़ोर शोर से आवाज़ उठाने वाले अन्ना हज़ारे अब आखिर खामोश क्यों हैं? बेंगलुरु के दौरे पर आए एंटी करप्शन कमेटी के सदर रबेंद्र द्विवेदी ने ये बातें कही।
बेंगलुरु के दारुस्सलाम में एंटी करप्शन कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर वाई सईद अहमद ने इस मौके पर कहा कि करप्शन की एक बड़ी जड़ इंतखाबात में है, लिहाजा इंतखाबात में इस्लाहात लाने की बेहद ज़रूरत है। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि रिश्वतखोरी और बदगुमानी पर काबू पाने के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। देखिए, अन्ना हजारे जी ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाया था, कांग्रेस सरकार चली गई, भाजपा सरकार आई, भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ में हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एकनाथ शिंदे ने शपथ लिया, वो शपथ लेते ही अन्ना हजारे फोन कर दिया। इसका मतलब जो भाजपा गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, एकनाथ शिंदे के साथ जो इन्होंने अपॉइंट किया है, ये डरे हुए हैं मैं उससे कंटेक्ट करूं। अन्ना हजारे जी अनशन नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। अन्ना हजारे जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने कांग्रेस के टाइम में आपने इतने अनशन किया, आमरण उपोषण किया, राजघाट तक गए, दिल्ली तक जंतर मंतर गए, अभी आपको क्या हो गया? भाजपा प्रदेशों में इतने क्राइम और करप्शन हो रहे हैं, अब इसके बारे में अनशन क्यों नहीं करें? इसका मतलब भाजपा ने आपका मुंह बंद कर दिया है, सरकार ने मुंह बंद कर दिया है, आप बैठ गए हैं। तो मेरी ये मगर करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेट अवे इलेक्शन से शुरू होती है। इलेक्शन में अगर करप्शन नहीं है तो मेरे ख्याल से 70% आपकी कामयाबी इसमें दिख सकती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर इसको जड़ से निकालना है तो इसकी अवेयरनेस विलेजेस तक पहुंचाना है। देखिए, ईडी के जो आप रेड्स करवाए जा रहे हैं, सत्ता उनके हाथ में है, और जब सत्ता जिसके हाथ में होती है, ऑफिसर उन्हीं की बात सुनते हैं। तो ये बात आम जनता भी जान चुकी है कि ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो जितने भी रेड्स हो रहे हैं वो अपोजिशन के लोगों के ऊपर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से केंद्र सरकार की साजिश है कि इसमें डर खौफ के ज़रिए से और करप्शन के ज़रिए से उनको बेंड किया जाए और अपनी सत्ता को, अपनी सरकार को चलाया जाए। तो हमारा मेन मकसद है कि एंटी करप्शन के खिलाफ हम जो भी करप्शन है, करप्शन के खिलाफ हम जाएं और करप्शन के खिलाफ जो भी हो सके हमारे से। करप्शन तो पूरा हम ये नहीं कर सकते, हम पूरा उसको मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हमारे हाथ से जितना भी हो सकता है, जितना भी हम कर सकते, हमारे हाथ से जितना ये है वो हम करके दिखाएंगे। बेमना में सड़क की खस्ताहाली से लोग बेहद परेशान हैं। अय्याम मुहर्रम है, अज़ादारों को सख्त दिक्कतों का सामना है। इंतज़ामिया ने हालांकि इंतज़ामात मुकम्मल होने के कई दावे किए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। किस तरह से, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे साथी आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों की सहूलत के लिए हर तरह के इक़दामात किए जा चुके हैं। सड़कें ठीक की जा रही हैं और जुलूस अज़ा में कोई मुश्किलात दरपेश न होगी। ये दावे थे इंतज़ामिया के जो मुहर्रम से कब्ल किए गए थे, मगर अय्याम मुहर्रम में तस्वीर इसके बरक्स है। बेमना श्रीनगर इसकी एक मिसाल है, जहाँ सड़क पर कीचड़ जमा है। लोग इंतज़ामिया से नाला हैं। LG इंतज़ामिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी फेल हो गई है मुहर्रम के काम करने में। खाली बेमना में नहीं, पूरी वादी में आप देखो, गवर्नर इंतजामिया ने कहीं मुहर्रम के कोई इंतजाम नहीं किया है आज टिल डे तक। अगर उनको अभी भी टाइम है 10वीं मुहर्रम तक, वो कुछ कर सकते हैं। अगर उनको चाहिए कि हमारे काम आना, क्योंकि मुहर्रम के लिए स्पेशली फंड्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये किसी की बीक नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंजेशन इतनी है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, मगर बदकिस्मती रोड की हालत की वजह से उनको गाड़ी पर उस साइड में गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं और फिर पायदल आते हैं। अब पायदल के लिए भी ये रोड ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम या श्रीनगर तो आई यहाँ पे, मगर उन्होंने हमसे बहुत सारे वादे किए, चाहे रोड के ज़्यादा, तो हमारा ज़्यादा यहाँ पे रोड का मसला है, मगर उस पर कोई खरा नहीं उतरा। चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम हो या श्रीनगर हो। हम श्रीनगर म्यूनसिपलिटी में आ रहे हैं, मगर वो भी कमिश्नर भी यहाँ पे आया था, उन्होंने भी ऐसा हम बोला कि यहाँ पे रोड ठीक करेंगे, विद इन फर्स्ट मुहर्रम तक एक सारा क्लियर हो जाएगा, मगर यहाँ पे कुछ नहीं। अब अगर आप भी देख सकते हैं तो यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा, लोग चल नहीं सकते हैं। औरतें रात को वापस जब अज़ा खाने से बाहर निकलते हैं तो कीचड़ में गिर जाते हैं। बच्चों को कंधों पे उठा के हमें ले जाना पड़ता है घर। अब 2-3 जुलूस यहाँ पे निकलने वाले, चाहे 9th मुहर्रम हो या 10th मुहर्रम हो, बड़े जुलूस है यहाँ से निकलने वाले, मगर वो कहाँ से निकलेंगे।
वाज़ेह है कि बमना श्रीनगर के मज़ाफ़ात में है और श्रीनगर म्यूनसिपल के तहत भी आता है। साथ ही ये इलाका बडगाम इंतज़ामिया से भी वाबस्ता है, मगर कोई इक़दामात नहीं हुए। लोगों का कहना है कि आने वाले 9वीं और 10वीं मुहर्रम को यहाँ बड़े जुलूस बरामद होते हैं, मगर जब सड़कें ऐसी हैं तो अज़ादार कहाँ जाएंगे। ने बोला हम तो मुहर्रम से पहले ये मतलब फिट करेंगे, मगर आज तो तीसरा मुहर्रम, अब तो फिट नहीं है। वहाँ ड्रेन जैसी थी वो वैसी ही। इंतज़ामिया इस मसले में बिल्कुल फेल है सर। देखिए उन्होंने बोला था कि पहली मुहर्रम से पहले हम ये रोड क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी आप खुद भी देख सकते हैं सर कि रोड की क्या हालत है। ये इस मसले में बिल्कुल इंतज़ामिया टोटल फेल है। कीचड़ में फंस जाते हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो चलने में बहुत दुश्वारियाँ होती हैं सर। जुलूस कैसे निकालेंगे हम? जुलूस सड़कों पे होता है तो जुलूस कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे हम सर? जुलूस में बहुत प्रॉब्लम होगी। इंतज़ामिया को चाहिए कि उस सड़क को ठीक करने के लिए इक़दामात करे ताकि जुलूस अज़ा में कोई रुकावट ना आए और अज़ादारों को भी कोई मुश्किल ना हो, मगर ये तब मुमकिन है जब मुतअल्लिक़ा अफसरान ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लें। मुहर्रम के अयाम आने से कबल 10 दिन जो ज़िला इंतज़ामिया बडगाम है, डिविजनल इंतज़ामिया कश्मीर है या LG इंतज़ामिया है, उन्होंने दावे किए थे मुहर्रम में अज़ादारों को तमाम तर सहूलियत पहुँचाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन बेमना में की जो आपने तस्वीर देखी, बेमना में जो लोगों की आपने फरियाद देखी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंतज़ामिया के दावे कितने सच साबित है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार गुज़श्ता 1 साल से इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि रोड की खस्ता हालत है, इसे ठीक किया जाए, लेकिन आज तक इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। और अयाम मुहर्रम है, यहाँ पे जुलूस अज़ा बरामद होने वाले हैं। ऐसे में जब रोड पे कीचड़ जमा है तो जुलूस अज़ा कैसे बरामद होगा? बड़ा सवाल है, जवाब इंतज़ामिया के पास है। न्यूज़ 18 के लिए बेमना से मैं आबिद हुसैन। त्राल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चोरों के एक बड़े गिरोह को बेनकाब करके 5 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन चोरों ने सब जिले में गुरुद्वारों, मसाजिद और दुकानों में नकब जनी करके लाखों रुपए के मालियत का सामान और जेवरात चोरी किए। इलाके के सिख फिरके से वाबस्ता लोगों ने, सिटीजन काउंसिल और बाकी अंजुमनों ने पुलिस के इस काम की बेहद सराहना की। जम्मू कश्मीर के बानीपुरा में बीआरओ ने चकवाली तुलेल तक 155 किलोमीटर लंबी बानीपुरा गुरेज सड़क पर मुख्तलिफ मुकामात पर तजदीद व मरम्मत का काम शुरू किया है। मकामी लोगों के मुताबिक कई मुकामात पर सड़क की कुशादगी का काम जारी है, जबकि तुलेल में बटुआब तक की सड़क की हालत इंतहाई अबतर है। इस वजह से बेकन ने अगस्त के आखिर तक बटुआब तक की सड़क की तजदीद व मरम्मत का निशाना मुकर्रर किया। पहली बार बेकन ने 90% मकामी मजदूरों को काम पर लगाया, जिसकी वजह से काम में काफ़ी सूरत देखी जा रही है। वाज़ेह है कि तुलेल में सड़क की अबतर हालत के चलते बहुत कम सयाह इस वादी का रुख करते हैं, जबकि दुश्वार गुजार मौसमी हालात के चलते इस सड़क को हर साल भारी बर्फबारी और चट्टाने खिसकने से नुकसान पहुंचता है। बेकन हुक्काम के मुताबिक वो बानीपुरा गुरेज सड़क को पूरे साल खुला रखने के मिशन को हासिल करने में भी लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के कोयल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला वॉलीबॉल खिलाड़ी हारून रशीद ने रवा इंडिया कैंपस में अपनी जगह बनाई है। हारून वादी कश्मीर के पहले ऐसे वॉलीबॉल खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंडिया कैंपस में अपनी जगह बनाई है। हारून ने पुलवामा में न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल खान के साथ खास बातचीत की। अपनी इस बातचीत में उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में अब वॉलीबॉल खेल भी फरोग पा रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग कैंपस की बेहद ज़रूरत है। मैंने स्टार्ट किया 4 साल पहले, गांव में खेल रहा था, नानिहाल में खेल रहा था सर मैं। उसके बाद सर मैंने जो एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी है मुदस्सिर सर मैंने फिर नेशनल स्टेट खेला। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का कैप्टन रह चुका हूँ वॉलीबॉल टीम का जूनियर का। तो उसके बाद सर मैंने ट्रायल्स दिए नेशनल के लिए। सर मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया JNK में। और उसके बाद सर पिछले साल मैं वेस्ट बंगाल गया नेशनल खेलने। उसके बाद सर इस साल मेरी सिलेक्शन हुई इंडिया कैंप में। सर मैंने इस साल इंडिया कैंप अटेंड किया 2 साल के लिए सर। मैं ये 2 महीने के लिए सर मेरी यही
ड्रीम है कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर लूँ। क्या आपने पाया जो आपने इंडिया कैंपस में आपके खेलने, तो क्या आपने पाया और किस तरह आपने देखा वहाँ? सर सबसे अच्छा तो बाहर के प्लेयर यही है कि सर आपको पता है कश्मीर में हमारे रेजिस्ट्रेशनल कैंप नहीं है, नहीं साई कोई है, तो इसकी वजह से जो भी कश्मीर का खिलाड़ी है उसे बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। सर उसके बाद सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत सक्सेस यही है कि उसके लिए मेहनत तो ज़रूरी करनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है जो वॉलीबॉल का यहाँ ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही खेला जाता है, तो आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है यहाँ पर इस गेम के हवाले से? सर इस साल तो बढ़ रहा है। अब पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि सर हालात भी ख़राब थे, कोविड की वजह से भी सर हम खेल नहीं पा रहे थे यहाँ पर। ज़्यादातर कश्मीर में तो आपको पता ही है कि उतना ज़्यादा ये नहीं ध्यान मतलब कि अच्छा, टैलेंट आपने क्या देखा जो आपने बाहर के इसमें भी खेला, तो टैलेंट के मुकाबले में आपने क्या पाया? कश्मीर में कितना टैलेंट है इस गेम के हवाले से और बाहर कितना टैलेंट है? सर कश्मीर में भी बहुत ही अच्छा टैलेंट है। अगर यहाँ पर भी साई या रेजिस्ट्रेशन कैंप हो जाए तो कश्मीर में बहुत अच्छा टैलेंट है, क्योंकि सर कश्मीर का टैलेंट कश्मीर में ही रहता है, उसे वो बाहर नहीं जाना चाहता। अगर वो बाहर जाए, अगर बाहर में वो अलग अलग स्टेट्स में खेले, उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। शुक्रिया हमसे बात। ये थे हमारे साथ हारून जो कि वॉलीबॉल इंडियन कैंपस में गए हैं, तो इनका यही मानना है कि यहाँ पर जो सलाहियतें काफ़ी हैं नौजवानों में, अलबत्ता उनको उभारने की ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो नमस्कार, न्यूज़ 18 नेटवर्क एंड ज़ेड पे प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इसमें आज बात करेंगे इथेरियम 2.0 की। इथेरियम 2.0 को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। हालांकि अपग्रेड चंक्स में पूरा किया जाएगा। ब्लॉकचेन नेटवर्क का प्रूफ ऑफ वर्क POW से प्रूफ ऑफ स्टेक POS, इसका एक कंप्लीट ट्रांजिशन दर्शाता है कि अभी भी यह अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है। देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। लोअर एनर्जी कंजप्शन, प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच करने से इथेरियम अपने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा, जिससे एनर्जी कंजप्शन कम होगा। डिफ्लेशनरी ईदर EIP 1559 और प्रूफ ऑफ स्टेक को ब्लेंड करने का लेटेस्ट अपग्रेड इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई को नीचे ला सकता है। यह कमी टोकन के वैल्यूएशन को बढ़ा सकती है। स्केलेबिलिटी, यह अपग्रेड इसके ब्लॉक साइज को लो रखने में मदद करेगा, जिससे यूजर एवरेज हार्डवेयर की मदद से भी इसे इफिशिएंटली रन कर पाएगा। इससे ट्रांजैक्शन स्पीड भी बेहतर होगी। ऐसे में उम्मीद है कि इस साल और 2023 में इथेरियम और बेहतर प्रदर्शन करेगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि इथेरियम 2.0 का फुल रिलीज 2023 से पहले नहीं हो पाएगा। इस एपिसोड के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।